हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में आज हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है। पार्ट 1 में हमने मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ा था, अबाउट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स वगैरह देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। एक ही टॉपिक रह गया था इसमें। अब उसके बाद हम लोग आएंगे रेडियो एक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट पर। तो फिलहाल न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? तो बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी ये तभी ऑपरेट होते हैं जब डिस्टेंस इक्वल टू और लेस देन 10⁻⁵ मीटर या 1 फर्मी होता है, तभी ये फोर्स ऑपरेट होना शुरू होते हैं। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेटिव नहीं होता। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, यानी कूलॉम्स लॉ। और ज्यादा है या इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर है तो कूलॉम्स लॉ या ग्रेविटेशन लॉ हो सकता है। और अगर न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स के डिस्टेंस इससे कम ही होना चाहिए। ये डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी 1/r² के इनवर्स नहीं होते हैं। दिस इज इसीलिए कहते हैं दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलॉमियन फोर्स। इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। यानी अट्रैक्टिव कब होता है? अगर डिस्टेंस 1 से 0.5 फर्मी के बीच में तो फोर्स, ये अट्रैक्शन का होगा, और 0.5 फर्मी से कम होगा तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड इट इज ऑल्सो रिपल्सिव। तो रेंजेस याद रखेंगे। नाउ द मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्यों होता है ये और कैसे ऑपरेट होता है ये देखते हैं। ठीक है बच्चों। Now see, the most probable reason for nuclear force is given by Meson theory of Yukawa principle. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चों, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ऐसा नहीं कि केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन बीच में लगे, यानी कि चार्जेस की कोई बात नहीं कि सिर्फ चार्ज के बीच में ऑपरेटिव होता है। तो द फोर्स कैन बी बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दिस फोर्स कैन बी बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और दिस फोर्स कैन बी बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। अब ये फोर्स का मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या है? तो उन्होंने बोला था कि देयर आर सम अदर चार्जेस आल्सो, सम अदर बेसिक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, जिसका नाम इन्होंने रखा पियॉन्स। और पियॉन्स को इन्होंने 3 पार्ट में 3 तरह के पियॉन्स बताए कि ये पियॉन्स या मेसॉन्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और इन्होंने बोला अपनी थ्योरी में, अपनी प्रिंसिपल में, कि एवरी पार्टिकल बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर surrounded by the cloud of these pions, और इन क्लाउड्स में इन्हीं पियॉन्स का कंटिन्यूस एक्सचेंज होता रहता है। पॉजिटिव पियॉन, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सर्टेन नहीं होता और ये कंटिन्यूस एक्सचेंज होता रहता है। इस कंटिन्यूस एक्सचेंज के कारण ही कहीं पियॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया या कहीं कम हो गया, तो इन्हीं के कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस से दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस के मोस्ट प्रोबेबल रीजन से कंसंट्रेशन ऑफ पियॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ पाई जो बढ़ता घटता रहता है क्लाउडी फॉर्म में, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये नाम आपको याद रखना है, और मोस्ट प्रोबेबल रीजन गिवन बाय मेसॉन थ्योरी, ये 2 बातें याद रखनी, और ये क्लाउडी स्ट्रक्चर की वजह से। इसमें और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसका नाम ही काफी होता है। ठीक है बच्चों, देखिए रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे आपके लिए, आपको उसमें न्यूमेरिकल्स आए हुए भी देखेंगे, और मतलब रेडियो एक्टिविटी की बात होगी तो आप देखेंगे उस पर न्यूमेरिकल ही आया होता है। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत मुश्किल है क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी बच्चों क्या है? इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। यानी स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार दनादन जो रेडिएशंस हो रहे होते हैं, इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं है, अचानक से हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो बच्चों हमने देखा था मास डिफेक्ट के केस में कि न्यूक्लियस ने अपने कुछ मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टेबिलिटी गेन कर ली थी। ठीक, लेकिन मास डिफेक्ट बच्चों, मास डिफेक्ट वाज नॉट स्पॉन्टेनियस, एक बात। लेकिन रेडियो एक्टिविटी क्या बच्चों? स्पॉन्टेनियस, लगातार दनादन उसमें से एमिशन होता रहता है। दूसरी बात कि मास डिफेक्ट जो जिनमें हो रहा था वो एलिमेंट लेस मास नंबर वाले थे, और रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है किसमें? रेडियो एक्टिविटी इज शोन बाय एलिमेंट्स ऑफ
हायर मास नंबर, ठीक, हायर मास नंबर जैसे आपका यूरियम 235, 236 वगैरह वगैरह, इनमें ये पाया जाता है। और यहां पर भी बच्चों रीजन वही है कि व्हाई दे आर एमिटिंग, व्हाई दे आर गिविंग आउट द एनर्जी, तो रीजन वही है टू गेन द स्टेबिलिटी, ठीक। रेडियो एक्टिविटी बच्चों दो तरह की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल तो वो है जो अपने आप हो रही है हायर मास नंबर के एलिमेंट्स में, और आर्टिफिशियल वो होती है बच्चों जो इंसान या हम इंड्यूस कर देते हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना दें। अनस्टेबल बनाने से क्या होगा बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी और हम एनर्जी को पाने के लिए उसको अनस्टेबल बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन हमें जो पढ़ना है बच्चों वो ये है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ हायर एलिमेंट्स। उनमें क्या होता है, लगातार एमिशन होता है। लगातार एमिशन का रीजन क्या है बच्चों, जैसा ये बात कर रहे थे, लगातार एमिशन के बाद जो न्यूक्लियस का अनस्टेबल फॉर्म है वो स्टेबल हो जाता है, और जो स्टेबल फॉर्म बनता है बच्चों उसे कहते हैं हम डॉटर न्यूक्लियाई। और जो एमिशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले रेट ऑफ रेडिएशन के बारे में देखते हैं और लॉ ऑफ रेडिएशन के बारे में देखते हैं। तो बच्चों देखें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उनको हम लोग नापते हैं, उसको नापते हम लोग डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में, और इसे बच्चों कहते हैं डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और 1 डीपीएस को बच्चों हम लोगों ने बना दिया है 1 बैक्यूरेल, इसकी यूनिट को कहते हैं 1 बैक्यूरेल, और शॉर्ट में कहते हैं 1 BQ। 1 डीपीएस इज 1 बैक्यूरेल। अदर यूनिट्स आर क्यूरी, हेनरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के नाम पर ये यूनिट बनाई गई है। इसको बच्चों लिखते हैं CI। और बच्चों याद रखो 1 CI 1 क्यूरी हैज 3.7 10 DPS, और DPS का मतलब क्या होता है बच्चों, बैक्यूरेल। तो दिस इज क्यूरी। एंड द थर्ड यूनिट इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को बच्चों लिखते हैं RD, और 1 RD हैज 10⁻6 बैक्यूरेल। These are the units of radioactivity. यानी कि कितनी एक्टिविटी है उस न्यूक्लियस में, उसकी यूनिट को कहते हैं डीपीएस, क्यूरी या रदरफोर्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखें लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी कहता है कि रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ डिके है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग। यानी कि जो खर्चे का रेट है, यह सब हम इंसानों की तरह इसमें बिहेवियर दिखाई पड़ता है कि जो खर्चे का रेट है इस पर डिपेंड करता है कि जेब में कितना पैसा है। प्रेजेंट अमाउंट अगर बहुत ज्यादा हमारी जेब में खूब पैसे हम लेके बैठे हुए हैं और मार्केट में गए हैं तो हमारे खर्चे का रेट बढ़ा रहता है, चिंता की कोई बात नहीं, पैसा है पैसा है पैसा, चिंता मत करो पैसा है, तो पैसा खर्च करते चले जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा है। और जैसे पैसे कम होते जाते हैं बच्चों क्या होता है, खर्चे की स्पीड भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो उसी तरह से मोर आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लेसर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लेसर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लगातार रेट कम होता जाएगा न्यूक्लियाई के घटते जाने से, करेक्ट। नाउ आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज कम होती है तो कम होने में क्या होता है, हमारा चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज हम क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल चीज कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, ठीक। तो बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है लैम्डा, और ये जो माइनस साइन यहां पर था उस माइनस साइन को हम यहां लगा देते हैं, ठीक है। अब इस लैम्डा को कहते हैं बच्चों डीके कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं बच्चों डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइंड है, तो हम इस रिजल्ट को फर्दर देखते हैं, इस रिजल्ट को और आगे बढ़ा के देखते हैं, तो हम लैम्डा भी डिफाइन करेंगे, ठीक बच्चों। अब ये हमने क्या किया, एन को इधर लिख दिया, और ये हमारा क्या जाएगा माइनस लैम्डा इंटू dt हो जाएगा इस तरह से। जब हम ऐसा लिखेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, दो तो इंटीग्रेशन कर दिया, दो तो इंटीग्रेशन करने में क्या आ जाएगा लैम्डा dt, तो इधर भी क्या लगेगा इंटीग्रेशन। अब हमें मालूम है t बराबर 0 पे लेट से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे वो n0 थे, n0, और आफ्टर टाइम t थोड़ी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आर n।
और हमें सिंपल लॉज ऑफ इंटीग्रेशन से मालूम है dn बाय n का इंटीग्रेशन हो जाएगा log n और log बेस e, या इसी को आप नेचुरल लॉग भी कह सकते हैं या ln भी कह सकते हैं। तो दिस इज n नॉट टू n, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दी और इधर लिख दिया बच्चों ने माइनस लैम्डा dt का हो गया t, इधर लिख दिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये रिजल्ट बन जाता है log बेस e n माइनस n नॉट, तो बन जाएगा n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0 बचेगा t। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग में क्या होता है बच्चों, लॉग हट जाता है, ये बेस जो e है वो यहाँ इसकी पावर बन जाती है। तो एंटी लॉग में लॉग हटाने के बाद लिखते हैं n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा t और n नॉट इधर लिखते हैं तो बच्चों रिजल्ट आ जाता है n बराबर n नॉट e पर माइनस लैम्डा t। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और जिससे हम लैम्डा की डेफिनेशन और हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ सब डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं ये रिजल्ट और कैसे यूज होता है। तो बच्चों हमें मालूम है कि लैम्डा टी में लैम्डा का जो डायमेंशन आएगा वो टाइम इनवर्स आएगा, क्योंकि हमें मालूम है एक्सपोनेंशियल पावर कुछ भी होती है डायमेंशनलेस होती है। तो टाइम जो लैम्डा की डायमेंशन है वो टी इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स या पर सेकंड है। अब बहुत छोटी सी बात ये करने जा रहे हैं कि अगर हम t को 1 अपॉन लैम्डा कर दें यानी कि समय बढ़ते बढ़ते घटते घटते उस समय के बराबर हो गया जो 1 अपॉन लैम्डा के बराबर है, तब क्या होगा। तो अगर हमारा t 1 अपॉन लैम्डा टाइम के बराबर t हमारा 1 अपॉन लैम्डा सेकेंड हो गया तो उस समय क्या होगा, तो उसको यहाँ रिप्लेस करो तो रिजल्ट आएगा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा। वो टाइम जब टाइम 1 अपॉन लैम्डा सेकंड के बराबर है तो बच्चों लैम्डा लैम्डा ये कैंसिल होकर रिजल्ट आता है हमारे पास n नॉट e पावर माइनस 1। तो उसको लिख सकते हैं n नॉट अपॉन e और हमें मालूम है n नॉट अपॉन e के मालूम है 2.718। इसको अगर सॉल्व करते हैं बच्चों रिजल्ट आता है 0.36 n नॉट। सॉल्व करके देखिएगा ये रिजल्ट आएगा। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सो डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज द reciprocal of that time। डिसइंटीग्रेशन क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन इसको इधर लिख दिया, डिसइंटीग्रेशन उस टाइम का रेसिप्रोकल है। सो डीके कांस्टेंट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम आफ्टर which instantaneous number of nuclei remain 36% या 0.36 times of initial number of nuclei। सिंपल सी डेफिनेशन ये बन जा रही है कि डीके कांस्टेंट उस टाइम का, वो टाइम जब टाइम 1 अपॉन लैम्डा हो गया तुमने देखा n इतना हो गया, यानी जब टाइम 1 अपॉन लैम्डा हो गया तो लैम्डा क्या हो गया 1 अपॉन टी हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या बोल दिया कि डीके कांस्टेंट उस टाइम का उल्टा है, उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का 0.36 टाइम्स या 36% रह जाता है, उसे कहते हैं इसका डीके कांस्टेंट। क्लियर बच्चों। तो बच्चों हमने देखा कि डीके कांस्टेंट वो उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के 36% रह जाते हैं। तो बच्चों इसी टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं और इसको कह लगते हैं एवरेज टाइम या मीन टाइम। तो एवरेज टाइम को डिफाइन करा जाए तो क्या बोलते हैं, टाउ यानी एवरेज टाइम इज दैट टाइम आफ्टर विच instantaneous number of nuclei remain 36% of their initial number of nuclei। सिंपल। तो दिस इज डिफाइंड एज मीन टाइम और एवरेज टाइम। और अभी हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ और उसमें फिर से हम एवरेज टाइम को डिफाइन करेंगे। अब बच्चों देखते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ भी अपने आप बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं।
तो द टाइम आफ्टर विच इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जितने समय के बाद इंस्टेंटेनियस नंबर जो है वो इनिशियल का आधा हो जाए उतने टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। यानी कि जब n बराबर n नॉट बाय 2 है तो वो t बराबर t हाफ कहलाता है। दैट इज डैश। यानी कि आप ऐसे समझें कि अपने पास रिलेशन n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, तो जब हम कहते हैं कि n बराबर क्या हो गया बच्चों n नॉट बाय 2, तो उस समय जो रिलेशन हमारे पास इसको लिखेंगे n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। जब n नॉट बाय 2 हो गया तो उस टाइम को हम क्या लिखते हैं बच्चों, t हाफ, ये लिखा हुआ है कैपिटल T हाफ। जब ऐसे लिखा हमने तो n नॉट ये हो गए कैंसिल, तो लिखा है बच्चों 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। तो हमें मालूम है कि अगर इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो लिखा हुआ बच्चों लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू 2। नाउ इसमें क्या लिखते हैं, लिखते हैं टेकिंग लॉग। इसमें आप लॉग लेंगे, जब तो लॉग लेते हैं बच्चों तो ये बन जाता है लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस e2। तो बच्चों हमें मालूम लॉग बेस e2 की वैल्यू मालूम है, तो t हाफ हमारा हो जाएगा 0.693 जो कि वैल्यू है लॉग बेस e2 की, और अपॉन में क्या आ जाएगा लैम्डा। तो t हाफ को हम डिफाइन करें तो यानी कि 0.693 को अगर हम डीके कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं या log 2 को डीके कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट। तो अब हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट अगर हमने ऐसे लिखा है तो बच्चों इस रिजल्ट को हम और क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि t हाफ को अगर आप 0.693 से डिवाइड कर दें, इसको नीचे ला के लिख दें तो लिखा 1 लैम्डा, इसको तो हम पहचानते हैं, इसको अभी हम थोड़ी पहले क्या कहा था, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 3 थिंग्स। कौन कौन सी 3 चीजें, हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट और मीन लाइफ। इनको आप ऐसे एक लीनियर फॉर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कभी कभी सवाल इस तरह से कि 2 हाफ लाइफ बीत गई, 3 हाफ लाइफ बीत गई तो क्या होगा। तो बच्चों सिंपल से बात याद रखो कि पहले तो आप याद रखो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं कि किसी की हाफ लाइफ, किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ टी हाफ जो 5 साल है, 5 ईयर्स, यानी 5 साल में जो भी एलिमेंट है उसका आधा हो जाएगा। तो अगर कोई कहता है बच्चों की 10 साल में कितनी हाफ लाइफ होंगी, तो जाहिर सी बात है 10 साल में कितनी हाफ लाइफ होंगी, तो 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2 हाफ लाइफ। अब कहते हैं कि 15 साल में कितनी होंगी, तो फिर वही बात है कि 15 डिवाइड बाय 5 कितनी हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ। तो ऐसे कहा जाए कि 100 साल में कितनी होंगी, तो 100 साल में मतलब 100 डिवाइड बाय 5 तो कितनी हाफ लाइफ हो गई, 20 हाफ लाइफ हो गई। ठीक है, तो ऐसे कहा जाए कि टोटल इंटरवल अगर 100 हाफ लाइफ है, 100 साल है, तो 100 साल में कितनी हाफ लाइफ, 100 डिवाइड 5 तो जाएंगे 20 हाफ लाइफ। तो ऐसे कहा जाए कि अगर टोटल ड्यूरेशन, टोटल इंटरवल अगर t सेकेंड है, स्मॉल t सेकेंड, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होंगे, t सेकेंड डिवाइड बाय कैपिटल T दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इस तरह से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका क्या यूज है, हम क्यों कैलकुलेट करें नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो देखें बच्चों कि जब एक हाफ लाइफ बीती यानी 5 साल बीते, एग्जाम्पल में लिया यार 5 साल, कोई फिक्स नहीं 5 साल, हर एक का 5 साल हो, कितना भी हो सकता है। तो अगर कहा जाए कि एक हाफ लाइफ बीती तो n नॉट से कितना हो जाएगा बच्चों, n नॉट बाय 2 1 हाफ लाइफ के बाद। ठीक, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा हो जाएगा यानी n नॉट बाय 4 सेकेंड हाफ लाइफ के बाद। थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा हो जाएगा n नॉट बाय 8 यानी थर्ड हाफ लाइफ के बाद। तो एक रिलेशन फॉलो करके ध्यान से देखो, एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 2, 2 हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 4, तो इसको सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ 8 है तो क्या इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यानी कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 3 यानी 8, तो समझ गए फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 1, सेकंड के बाद 2 की पावर 2, थर्ड के बाद 2 की पावर 3, तो 4 के बाद 2 की पावर 4, तो एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया कि इन जनरल, सो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, सो इन जनरल वी कैन राइट n बराबर n नॉट 2 की पावर स्मॉल n, जहां पे स्मॉल n बच्चों क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है t अपॉन कैपिटल T हाफ। ऐसे भी लिख सकते हैं, या कभी ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखा देखोगे बुक्स में तो एक ही बात है, 1/2 ऐसे लिखकर पावर n लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो इन जनरल ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, 1/2 लिखो चाहे लिखो एक ही बात है। अब देखते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव
डिसइंटीग्रेशन रेडियोएक्टिव एमिशंस क्या क्या होते हैं, तो वो एक अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है यहाँ पर। तो जो देखें रेडियोएक्टिव एमिशंस में हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डिफाइंड फ्रॉम N to P रेशियो, यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो से इसको डिफाइन किया गया, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। तो बच्चों अगर N/P रेशियो इक्वल टू 1 हो या N/P रेशियो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा नहीं स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो, तो हम इसको स्टेबल कह देते हैं। अगर ये लेस देन 1 होगा तो भी अनस्टेबल माना जाएगा, और बहुत ज्यादा 1 से होगा N/P रेशियो न्यूक्लियस के अंदर तो भी इसको अनस्टेबल माना जाएगा। तो इसकी अनस्टेबिलिटी कारण यहां पे कुछ एमिशन स्टार्ट होते हैं। तो एमिशन होते हैं बच्चों अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन। तो इन तीनों एमिशन के बारे में आपको जानना है, और आफ्टर द एमिशन क्या रिजल्ट बनते हैं वो देखना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बच्चों पहला आता है आपका अल्फा एमिशन। तो अल्फा एमिशन किसी भी एलिमेंट से हो रहा है, तो हमने एलिमेंट को लिखना सीखा था कि X A Z, A इज मास नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। इसमें से जो अल्फा एमिशन होता है तो बच्चों याद रखना अल्फा एमिशन इज अ हीलियम न्यूक्लियाई, एक हीलियम न्यूक्लियाई इसमें से एमिट होता है। तो जब हीलियम न्यूक्लियाई एमिट हो जाएगा बच्चों तो यहाँ लिखेंगे He42। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट दिस वाज द एलिमेंट, अब जो बना उसे कहते हैं बच्चों Y, और याद रखेंगे मास कंजर्वेशन से देखेंगे कि A में से 4 चला गया तो इसके पास क्या बच गया बच्चों A-4, Z में 2 चला गया, क्या बच्चों Z-2 प्लस लिखते हैं यहाँ पे Q। तो यहाँ पे Q कौन है, Y कौन है, देखते हैं। Y को बच्चों लोग कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, जो रिजल्ट बना दैट इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियाई। और Q है बच्चों यहाँ की एनर्जी, और बच्चों ये एनर्जी जो है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही तो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्म में एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है। दिस एनर्जी Q है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्म में निकलती है। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन रहा करेगी अल्फा एमिशन के बाद कि एलिमेंट के मास में से, मास नंबर में से 4 कम कर दो, एटॉमिक नंबर में से 2 कम कर दो, साथ में दो Q। तो बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। मैकेनिक्स कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक आती है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल या डॉटर न्यूक्लियाई, कोई भी पूछ सकते हैं। तो यहां बच्चों लगाते हैं कि एज सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा 0, यानी क्या बोल दिया हमने, ये हमने बोल दिया है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल। और इनिशियल 0 क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट रखा हुआ है, दौड़ भाग नहीं रहा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, तो फाइनल भी क्या होगा 0। अब इनिशियल फाइनल में, तो इनिशियल में कोई भी नहीं था, फाइनल में 2 लोग भाग रहे हैं, 2 लोगों के पास वेलोसिटी, एक अल्फा पार्टिकल तो m अल्फा वेलोसिटी v अल्फा, दूसरा कौन है m डॉटर वेलोसिटी ऑफ डॉटर। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए बच्चों 0, बिकॉज फाइनल मोमेंटम भी क्या है 0, क्योंकि इनिशियल 0 था। ऐसे लिखने के बाद बच्चों क्या लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो शो करेगा इनका डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। अपोजिट में भागने मतलब रिकॉइल, रिकॉइल मतलब तो वापस लौटना। तो देखते हैं और रिजल्ट, ठीक बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं m अल्फा v अल्फा माइनस md vd। अब किसी की भी रिकॉइल वेलोसिटी से पूछी जाए vd तो इसको नीचे लिख दो, v अल्फा इसको नीचे लिख दो, तो एक जनरल रिजल्ट बन गया। नेगेटिव साइन अपवर्ड डायरेक्शन शो करता है, इसको हम कैलकुलेशन यूज नहीं करते। दूसरी चीज के अंदर आती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम मैकेनिक्स, इसी को मैकेनिक्स से आता है ये भी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, तो बोलते हैं हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, दूसरे डॉटर न्यूक्लियर की हाफ md vd स्क्वायर, और इन दोनों की एनर्जी को जोड़ दो तो वही तो एनर्जी रिलीज हुई कैपिटल Q, जैसा जो हमने देखा था एनर्जी रिलीज्ड, ठीक।
अब हमसे कहा जा रहा है के अल्फा बता दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो बच्चों क्या करो, वीडी यहाँ पे, यहां से लाओ वीडी यहाँ रिप्लेस कर दो, तो क्या देंगे, क्योंकि वीडी बराबर यहां से क्या दिख रहा है, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन क्या बच्चों, एम डी, इसको यहां पुट कर दो, ठीक है। माइनस साइन आएगा, उसको यूज कैलकुलेशन में नहीं करते हैं। तो ये रिजल्ट यहां पे आ गया बच्चों, हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, हाफ एम डी इंटू वीडी का होल स्क्वायर, उसका पूरा स्क्वायर कर दो, क्या आएगा बच्चों, एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम डी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। अब यहां पे एक एम डी लिखा हुआ है और एक पावर यहां कैंसिल हो गई, तो रिजल्ट हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, हाफ, तो देखते हैं इसके आगे, इतना नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक बच्चों, तो नीचे दिखता है इसलिए ऊपर स्क्रीन बना दी। अब देखें बच्चों, ये इसको ऐसे लिखा देते हैं, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, हाफ एम अल्फा स्क्वायर, एक एमडी पावर कैंसिल हो गई थी, वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एमडी, ऐसे लिखा दें तो इक्वल टू कैपिटल क्यू। अब ध्यान से देखो, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहां तो बचेगा 1, लेकिन यहां क्या हो गया, हाफ चला गया, एम अल्फा चला गया, वी अल्फा चला गया, वी अल्फा स्क्वायर चला गया, तो एक एम अल्फा बच गया और एमडी तो निकालेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल टू कितना, क्यू। बात हो रही किसकी, न्यूक्लियाई की। तो अब यहां देखें, इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो के अल्फा लिख दें इसको, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसको लिख देंगे एम डी प्लस एम अल्फा अपॉन एम डी बराबर कितना, क्यू। और अभी हमने जो इक्वेशन देखी थी बच्चों, वहां हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एलिमेंट एक्स ए जेड कौन निकल गया, हीलियम 4 2, क्या बच गया, डॉटर न्यूक्लियाई ए -4 अपॉन नीचे लिखा Z-2 प्लस कैपिटल क्यू। तो ध्यान से देखो, अगर हम डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर अल्फा का जोड़ देंगे, ये 4 यानी अगर हम एम डी प्लस एम अल्फा कर दें, तो बच्चों क्या लिख रहे हो तुम, एम डी तो हो गया हमारे पास A-4 और एम अल्फा लिख दें हम 4, तो क्या रिजल्ट आएगा, केवल A। तो जहां पे एम डी प्लस एम अल्फा लिखा है उसको क्या लिखेंगे बच्चों हम, A। और केवल एम डी पूछा जाए, एम डी क्या है बच्चों, Z-2। तो रिजल्ट हमारा क्या बन गया, देखें ध्यान से, लिखा हुआ है के अल्फा इंटू, ऊपर क्या लिखा हुआ है A, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एमडी में लिखा हुआ है, सॉरी एमडी में लिखा हुआ है A-4, तो लिखेंगे नीचे A-4 एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो काइनेटिक एनर्जी, भाई एमडी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मास, नॉट अबाउट द जेड एटॉमिक नंबर, इसलिए करेक्शन कर रहे हैं, मैं Z-2 बोल दिया था, इट इज A-4। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा बच्चों, के अल्फा इज इक्वल टू A-4 अपॉन A इंटू कैपिटल क्यू। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है आपका मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से, और दूसरा रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये दो चीजें आप इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चंस में इसको हम कैसे यूज करेंगे, हम चाहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन हमने इसको डेराइव करके इसलिए लिखा है ताकि जब कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझते जाएंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आप बच्चों देखते हैं बीटा डिके। बीटा डिके अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को समझ में नहीं होती हैं और याद करी होती हैं खाली। तो इसको बच्चों दो पार्ट में बांट लो। बीटा डिके दो तरीके का हम पढ़ेंगे, एक नेगेटिव बीटा, एक पॉजिटिव बीटा डिके। ये नेगेटिव बीटा एमिशन और पॉजिटिव बीटा एमिशन। पॉजिटिव बीटा एमिशन बच्चों याद रखना कि ये प्रैक्टिकली कभी नहीं होता, प्रैक्टिकली नेवर टेक प्लेस, ये बात याद रखना। क्यों नहीं होता वही हमें अभी समझना है। नेगेटिव बीटा एमिशन क्या होता है और पॉजिटिव बीटा एमिशन क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव बीटा एमिशन। नेगेटिव बीटा एमिशन, इसमें बच्चों नेगेटिव बीटा एमिशन में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ध्यान से मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बात पॉइंट में करा जाए, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बताओ इलेक्ट्रॉन निकल रहा एमिशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में था भी कभी? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता कहां है? न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जब हम बीटा एमिशन पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन निकला न्यूक्लियस से यानी
वहां से वो निकला जहां वो था ही नहीं, यानी उस जगह पे इलेक्ट्रॉन था ही नहीं लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसमें क्या चक्कर क्या है, तो इसको समझें ध्यान से बच्चों कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी नहीं था ना होता है, ये बात सच है। लेकिन क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, तो यहीं पे तुम्हें पढ़ना है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। इसको थोड़ा समझते हैं अच्छी तरीके से। तो बच्चों देखिए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब, याद रखना नेगेटिव बीटा एमिशन के लिए जब n/p रेशियो हमारा काफी ज्यादा हो जाता है 1 से, तब नेगेटिव बीटा एमिशन होता है, यानी कि तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। कैसे होता है समझें। विदिन द न्यूक्लियस n/p रेशियो 1 से ज्यादा हो चुका है, यानी कि ये रेशियो कम होना चाहिए। कम होने मतलब न्यूट्रॉन हो जाने चाहिए कम और प्रोटॉन हो जाने चाहिए ज्यादा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन अपने आप को परिवर्तित करता है, न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक प्रोटॉन में, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन में, और साथ ही साथ एक पार्टिकल होता है, इसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो बच्चों एक चार्जलेस मासलेस पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो। इसको इंट्रोड्यूस करा गया टू सेटिस्फाई द स्पिन नंबर। इसके बिना वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी इक्वेशन, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ पार्टिकल टू बैलेंस द इक्वेशन एंटी न्यूट्रिनो। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक एंटी न्यूट्रिनो। इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम देखो कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गया, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, तो अल्टीमेटली इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है एमिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूट्रॉन का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो अपना जो एलिमेंट है XAZ, उससे जो रिजल्ट हुआ उसमें क्या देखा तुमने कि जो आपका डॉटर न्यूक्लियाई बनी, उसके मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम क्या है, कांस्टेंट। क्यों, अरे भाई एक न्यूट्रॉन 10 न्यूट्रॉन से मान लेते हैं और 12 प्रोटॉन थे, सपोज ऐसे एक नंबर ले लिया। अब इसमें से 10 और 12 का सम कितना हो गया, 10 और 12 का सम हो गया हमारे पास 22। अब एक कम हो गया, कितना हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया 13, जोड़ दो फिर कितना आएगा 22। तो जब एक न्यूट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो भी मास नंबर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डॉटर न्यूक्लियाई क्या रहता है, सेम। लेकिन बच्चों क्या हुआ, एक प्रोटॉन संख्या बढ़ गई। जब एक प्रोटॉन संख्या बढ़ गई तो जो एलिमेंट था उसमें Z था, तो यहाँ पे Z+1 होगा कि Z-1, तो प्रोटॉन संख्या बढ़ गई बच्चों, तो Z+1 हो जाएगा। साथ में इसको हम ऐसे लिख देते हैं बीटा 0 -1 प्लस, और कौन निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला। ठीक बात। अब इसको अगर आप सेटिस्फाई करें दोनों तरफ, तो आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेगा A+0 = A, Z+1 -1 = Z। तो इक्वेशन दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन लिखी छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन की, न्यू बार लिखा हुआ ये, न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, और अल्टीमेट निकलता कौन है, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो निकल जाते हैं। प्रोटॉन इसके अंदर संख्या बढ़ जाती है, तो इसके बढ़ने से, इसके घटने से n/p रेशियो हमारा लेसर देन 1 की तरफ बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आता है बच्चों पॉजिटिव बीटा एमिशन। तो पॉजिटिव बीटा एमिशन में क्या होता है कि हमने इसको देखा कि प्रैक्टिकली नेवर टेक्स प्लेस। क्यों, प्रैक्टिकली कभी क्यों नहीं होता, तो समझे प्रैक्टिकली क्यों नहीं होता। ये बीटा पॉजिटिव बीटा एमिशन का किस्सा तब शुरू होता है जब when n/p रेशियो इज लेस देन 1, यानी अब इस रेशियो को थोड़ा बढ़ना है, इस रेशियो को ज्यादा होना है। तो इस रेशियो जब ज्यादा होना है, तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ज्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन कम होना चाहिए। तो उसका जो अभी तुमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूट्रॉन में प्लस एक पॉजिट्रॉन में प्लस न्यूट्रिनो। तो दिस इज न्यूट्रिनो, यानी अपोजिट ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। अगेन इट इज अ मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल। ये निकला पॉजिटिव बीटा या पॉजिट्रॉन। ठीक, इसका एमिशन कभी नहीं होता, नेवर एमिट्स
आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो तुम कह सकते हो कि सर क्यों, क्या ये न्यूक्लियस में रह जाता है, क्या न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा? तो ये कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह जाता। और यही हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो मैं बहुत आसान समझ में आया, बहुत बेसिक है। हुआ क्या, अब देखो ये हुआ, दिस इज द कॉज एंड सी द इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। न्यूक्लियस के अंदर क्या कहानी चल रही है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर कहानी ये चल रही है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, प्रोटॉन घट गया, हमारा रेशियो ग्रेटर देन 1 की तरफ चला, यानी स्टेबिलिटी की तरफ चला। अब अंदर क्या हुआ, यहां पर एक प्रोटॉन है प्लस एक पॉजिट्रॉन है, और यहां पे हमारा के शेल का इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। जैसे ही प्रोटॉन का न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में कन्वर्जन हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबल रीजन ये है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते ही इस न्यूक्लियस ने, ये न्यूक्लियस जिसके अंदर एक पॉजिट्रॉन बढ़ा, ये अपने एक के शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है, यानी के शेल के इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज के कैप्चर। दिस इज द फैक्ट जिसे हम लोग कहते हैं के कैप्चर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूम रहा था ये धर लिए गए, न्यूक्लियस के अंदर खींच लिया, बेटा यहाँ आओ, और ये अंदर धर लिए गए। जैसे ही अंदर गए तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो अंदर की इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ा था अंदर इलेक्ट्रॉन के आने से ये कैंसिल हो गया, कुल मिला के ये सब न्यूट्रल हो गया। इस इलेक्ट्रॉन यहां से पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के बराबर, वो कभी नहीं निकलता। लेकिन हमने एक्सरे में पढ़ा था कि जैसे के शेल के इलेक्ट्रॉन कहीं गायब हो जाए या तो बाहर निकल जाए, कहीं चला जाए, यानी के शेल हमारी वैकेंट हो गई। तो अब बच्चों क्या होता है कि इस वैकेंट शेल को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन यहां से डी एक्साइड होके आ जाता है, ये वापस यहां पर आ गया। और जैसे ही आएगा यहां क्या निकलेगा बच्चों, एक फोटोन एनर्जी निकलेगी, एच म्यू, फोटोन एनर्जी। ठीक, फोटोन एनर्जी एमिट हो गई, और कौन सी फोटोन एनर्जी, एल से के की तरफ आई, तो कौन सी, के अल्फा लाइन एमिट हो गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वापस आप आकर के जुड़ गए हैं, ध्यान से देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के शेल का न्यूक्लियस में कैप्चर हो गया, वैकेंसी क्रिएट हुई, फुलफिल करा किसने, एल से के में जाते हुए इलेक्ट्रॉन ने, क्या निकला, फोटोन एनर्जी निकली। तो जब हमारा n/p रेशियो लेस देन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कन्वर्ट होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन का भी निकलता नहीं है, क्योंकि जैसे ही पॉजिट्रॉन इसके अंदर बनता है एक इलेक्ट्रॉन खिंच जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कैंसिल होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और बदले में क्या निकलता है, फोटोन एनर्जी। तो n/p रेशियो में क्या हुआ, n/p रेशियो में दो चीज निकलेंगी, फोटोन एनर्जी प्लस न्यूट्रिनो। ये कहां गया, ये न्यूक्लियस के अंदर ही कंपनसेट हो गया बाय द के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। दिस इज द वे, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ के कैप्चर और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज अंडर, ये लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन स्टोरी बाय स्टोरी, कॉज एंड इफेक्ट, प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में, दिस इज कॉज। इफेक्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींच गए, इलेक्ट्रॉन चले गए अंदर, दिस इज द इफेक्ट, और न्यूट्रलाइज हो गए। उसके बदले क्या हुआ, एल से इलेक्ट्रॉन चला गया के शेल में और फोटो एनर्जी निकली, एंड दिस इज द होल स्टोरी। कब होता है, जब n/p रेशियो लेस देन 1 होता है। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों कि बीटा एमिशन के बाद गामा एमिशन क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं गामा एमिशन, लास्ट एमिशन। तो गामा एमिशन इज सिंपली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई एनर्जी वेव। याद रखिए बच्चों, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड डिएक्साइटेड स्टेट में रहते थे, वैसे ही बच्चों न्यूक्लियस भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहता है, यानी कि मोर एनर्जी फॉर्म भी जब रहता है, मोर एनर्जी फॉर्म को ऐसे स्टार से दिखा देते हैं, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब एक्साइटेड स्टेट है मोर एनर्जी फॉर्म पे तो रहता अनस्टेबल, उसके बाद इसमें से निकल जाती है एनर्जी,
और जब एनर्जी निकल जाती है यानी गामा रे एमिशन हो जाता है तो ये स्टार गायब हो जाता है और ये बन जाता है आपका डी एक्साइटेड या स्टेबल फॉर्म और सारा मैकेनिकल की गामा रे। गामा रे बच्चों मालूम है मिनिमम वेवलेंथ वाली वेव है, जैसा हमने एक्सरे में पढ़ा था। सबसे हाई एनर्जी, सबसे ज्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर इसके अंदर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। तो गामा एमिशन के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी है वो वही रहती है, ना ए पे कोई फर्क पड़ता है ना जेड पे कोई फर्क पड़ता है। तो बच्चों एक बात याद रखना, अल्फा बीटा गामा एमिशंस आर स्पॉन्टेनियस। इनका कोई सीक्वेंस तय नहीं होता है कि पहले अल्फा की बीटा फिर गामा, दैट इज व्हाई दे आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये वीडियो बच्चों यहाँ तक रखते हैं, इसमें हमने थ्योरी कंप्लीट कर दी है। अब कुछ चीजें और भी हैं जिनकी थ्योरी हम ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और न्यूमेरिकल थोड़ी बातें उसके बारे में और बताएंगे। वो हमारा थर्ड एंड लास्ट वीडियो ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम कंक्लूड करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो दिस इज केडी सिंह signing off for today. Bye bye.